हाई लेवल व्यू देखते हैं होगा क्या। बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है इंटरनली इन मेमोरी, उसका आंसर भी हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं और यूज़र को हम एक स्ट्रिंग शो कर रहे हैं बेसिकली, जो कि बेस्ड है इसी arg1 और arg2 पे। अब होगा क्या कि जब ये स्ट्रिंग यूज़र को दिखाया जाएगा, एक तो नंबर वन बात ये है कि इसको हम एज टेक्स्ट नहीं शो करेंगे स्क्रीन पे। कैप्चा का पर्पस होता है कि ऑटोमेटेड बॉट्स को रोकना, और थ्योरी में यह है कि अभी जो इमेज में से कैरेक्टर्स रिकग्नाइज करने का जो तरीके हैं वो इतने पावरफुल नहीं हैं कि आप कैप्चा के इस टेक्स्ट को पढ़ सकें अगर वो इमेज में है। तो अगर कोई बॉट चलता है तो वो आपके इसको पढ़ नहीं सकता। तो पहला स्टेप ये होगा कि हमें ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिंग बिल्डर की जो वैल्यू है MySQL जो है, और इसको जो हमने टू स्ट्रिंग किया है, इसको हमें एक इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटरनली, और वो इमेज यूज़र को शो होगा। और जब वो इमेज यूज़र को शो होगा और यूज़र आंसर पे क्लिक करेगा, क्योंकि बेसिकली आप इमेज शो कर रहे हैं, तो इमेज में जो फ़र्ज़ करें आपकी इमेज में शो होता है 2+5, और यूज़र को आप एक टेक्स्ट बॉक्स शो करते हैं कि यहाँ पे आप 2+5 का आंसर दें। वो लिखता है 7, लेकिन इस 7 की कंपैरिजन कैसे होगी? जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है वो तो इमेज है, इमेज में तो आप प्लस माइनस कैसे करेंगे? और दूसरा ये कि अगर आप उसका टेक्स्ट भी शो करते हैं तो यहाँ तो ये आप एज स्ट्रिंग भेज रहे हैं, फिर स्ट्रिंग पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो उसका तरीका ये होगा कि हमें ये जो हमने आंसर की वैल्यू यहाँ ली है वो इसीलिए ली है कि इसको हम सेशन वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और जब यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखेगा, जब उसको ये इमेज शो होगा 2+5 का, और जब वो आंसर लिखेगा टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो आंसर एक सेशन वेरिएबल से कंपेयर होगा, और वो सेशन वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी? आंसर की। अब HTTP हैंडलर्स में अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी क्लास जो है वो सेशन अवेयर हो, यानी कि वो सेशन की वैल्यूज़ रीड कर सके और सेशन ऑब्जेक्ट में राइट कर सके, तो हमें एक और इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना होगा जिसको कहते हैं आई रिक्वायर सेशन स्टेट। तो ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, जब आप इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपको पता होगा बेसिकली कि जो इंटरफेस होता है टेक्निकल ज़बान में उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। जैसे कि आम लाइफ में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशंस होती हैं, उसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस इंटरफेस का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? उसमें कोई मेथड्स होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो कि आपको इम्प्लीमेंट करने ही करने होते हैं। जैसे रियल लाइफ में आप कंडीशंस पे अमल करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की होती है, इसी तरह जब आप कोई भी इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मेथड्स होंगे उन पे भी आपको अमल करना होगा, यानी कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी। इसी तरह देखें, जब आप IHTTP हैंडलर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें दो मेथड्स हैं जो कि आपको इम्प्लीमेंट करने ही करने हैं, प्रोसेस रिक्वेस्ट और इज़ रीयूजेबल। वो अलग बात है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल खाली हो, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से वो मेथड इम्प्लीमेंटेड ही होगा। लेकिन आई रिक्वायर सेशन स्टेट एक इंटरफेस तो है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की ज़बान में इसको कहते हैं मार्कर इंटरफेस। यानी कि ये इंटरफेस बस, इस इंटरफेस के कोई मेथड्स नहीं है जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि .NET रन टाइम को ये पता चले कि ये जो आपकी हैंडलर फाइल है ये सेशन में वैल्यूज़ लिखेगी और सेशन में राइट करेगी। हो सकता है कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा क्लियर ना किया हो, ये जो टूल टिप आ रही है इसको अगर आप पढ़ें तो आपको हो सकता है और क्लियर हो जाए। स्पेसिफाइज दैट द टारगेट HTTP हैंडलर रिक्वायर्स रीड एंड राइट एक्सेस टू सेशन स्टेट वैल्यूज़, और आगे लिखा है दिस इज़ अ मार्कर इंटरफेस एंड हैज़ नो मेथड्स। मार्कर इंटरफेस से मतलब ये कि इसके कोई मेथड्स नहीं है, ये सिर्फ इस हैंडलर को मार्क करता है इस सेंस में कि ये हैंडलर सेशन में रीड करेगा, सेशन से रीड करेगा और सेशन में राइट करेगा।
तो ये इम्प्लीमेंट करने के बाद आई रिक्वायर्ड सेशन स्टेट इम्प्लीमेंट करने के बाद हम ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर को सेशन में सेव कर सकते हैं। http context डॉट करंट डॉट सेशन आंसर, पहले हम करेंगे string डॉट empty और http context डॉट करंट डॉट सेशन आंसर इक्वल्स टू आंसर डॉट टू स्ट्रिंग। सही है। तो ये आप देखिए यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है। थोड़ी देर आप कोड देखिए ज़रा, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है। अब हमारा कैप्चा क्रिएट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बहुत क्विकली ये हमने फंक्शन बना लिया है। अच्छा, अब क्या होगा, हम प्रोसेस रिक्वेस्ट में कोड लिखेंगे कि वो इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सके एक इमेज में। अच्छा, अब ये नई चीज़ आ रही है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में इस पे कभी डिस्कस नहीं किया है कि .NET के अंदर डायनेमिकली आप इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे दो नेम स्पेसेस और इंपोर्ट करेंगे। एक तो इंपोर्ट सिस्टम डॉट ड्राइंग और सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट 2D ड्राइंग 2D। सही है जी। आप प्रोसेस रिक्वेस्ट में आ जाएं, इनको चाहे तो कमेंट कर दें या डिलीट कर दें, और यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं इमेज को कन्वर्ट करने का। पहला स्टेप तो ऑब्वियसली हमारा होगा कि हमें रिस्पॉन्स की कंटेंट टाइप सेंड करनी है, और रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, इमेज कंटेंट टाइप इमेज JPEG। सही है। फिर ऑब्वियसली हम अपना रिट्रीव करेंगे जो टेक्स्ट है। कैप्चा क्यू का जो फंक्शन बनाया था वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, अब उसको हम रिट्रीव करेंगे। तो टेम कैप्चा टेक्स्ट को हम CT करते हैं एज स्ट्रिंग इक्वल टू क्रिएट कैप्चा क्यू, फंक्शन का नाम कैप्चा क्यू था, और दैट्स इट। सही है। तो अब यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रिंग आ जाएगी जो कि रैंडमली 2 डिजिट्स और उसके बीच में प्लस साइन शो करेंगे। अब इस CT के वेरिएबल को, जो कि स्ट्रिंग टाइप है, हमें कन्वर्ट करना है इनटू इमेज। ओके जी। ड्राइंग में पहला काम करने के लिए आपको एक बिटमैप ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करना पड़ता है। तो डिम माई बी एज न्यू बिटमैप। ओके, अब इसको हम पहले एक फॉन्ट का ऑब्जेक्ट ऐसा करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि हमें अभी फॉन्ट का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, CT को कन्वर्ट करेंगे इस इमेज में। तो कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है ये भी बताना पड़ेगा। तो पहले उसका ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हमें उसको स्पेसिफाई करना होगा अपनी बिटमैप में भी। तो टेम माई फॉन्ट एज न्यू फॉन्ट, यहाँ पे हम इसको बताते हैं फॉन्ट का नेम वर्डाना, साइज 18, स्टाइल रेगुलर, ग्राफिक्स यूनिट का पिक्सल, और दैट्स इट। सही है। तो ये आप फॉन्ट की डेकोरेशन देखते हैं।